Hello students. Now we are taking the Newton's law of motion. Newton's law of motion करने से पहले थोड़ा मैं आपको समराइज कराता हूँ कि पहले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था मोशंस के बारे में। और सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन मोशन का दिया था, बहुत फिलोसोफर ने इसके बारे में कहा था मोशन ऐसा होता है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक मैटर बना हुआ था। लेकिन थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई मोशन के बारे में अपने जो व्यूज दिए वो एरिस्टॉटल ने दिए, और एरिस्टॉटल के व्यूज थे वो ज्यादातर पॉजिटिव वे में नहीं रहे। उसके बाद कुछ व्यूज अच्छे तरीके से जो मोशंस के बारे में दिए वो गैलीलियो ने दिए, और गैलीलियो के सारे आइडियाज को, पोस्टुलेट्स को, व्यूज को आइजैक न्यूटन ने डिस्कस किया, पढ़ा और इनको फिर मॉडिफाई कर दिया, इनको एक रिफाइन किया अपने हिसाब से, और उन्होंने तीन लॉज दे दिए जिसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन के लॉ क्या थे और इन लॉ से हम मोशंस में कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, अगर बॉडी कोई आपकी एक रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में, वो कंटिन्यू रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसी को न्यूटन का हम फर्स्ट लॉ कहते हैं। जैसे अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन unless some external unbalanced force applied on the body to change that state। इसको हम एक बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से सारी हमारी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमारा इस टाइप से है, मैंने पहले स्टार्टिंग का चैप्टर किया था वो एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। टेबल पे कुछ बुक्स रखी हैं और बुक्स हमारी किस में है, वो रेस्ट पोजीशन में है। मैंने उन बुक्स को उठा लिया तो रेस्ट पोजीशन उनकी डिस्टर्ब हो गई, वो किस में आ चुकी है, मोशन में आ गई है। प्लेयर फुटबॉल खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर और एक प्लेयर फुटबॉल में किक मारता है जोर से, और फुटबॉल अपनी यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू चलती है, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू जाती है और गोल के अंदर चली जाती है, और गोल में जाके वो स्टॉप हो जाती है। जो स्टॉप हुई है वो आपका एक एक्सटर्नल फोर्स था जिसके कारण वो बॉल आपकी स्टॉप होगी। तो इन दो सिचुएशन से, एक बुक्स वाली जो बुक्स हमारी रेस्ट में थी, हमने फोर्स लगा दिया, उसकी रेस्ट की पोजीशन चेंज हो गई। सेकंड सिचुएशन, बॉल आपकी मोशन में थी, गोल के अंदर चली गई और गोल में जाके स्टॉप हो गई, तो वो आपकी सेकंड पोजीशन। इन दो पोजीशन से हम फर्स्ट लॉ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपकी एक ही चीज है। इनर्शिया थोड़ा किसी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में शो करता है, समझाता है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसी को हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया को न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया एक्चुअल में ये आपकी एक मेजर होती है, किसकी, मास की मेजरमेंट होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा हैवी है उसमें उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर उतनी ही ज्यादा इनर्शिया है। इसका मतलब इनर्शिया और मास आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया हमारी थ्री टाइप्स की होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में डेली लाइफ के एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, उसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं और एग्जांपल डेली लाइफ से लेते हैं, जिससे हमारे बहुत अच्छी तरह से कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। हम एक बस में बैठे हुए हैं और बस आपकी रेस्ट पोजीशन में है, तो बॉडी भी हमारी बस के साथ में रेस्ट पोजीशन में है। जैसे ही बस में मोशन स्टार्ट होगा, बस आपकी चलना स्टार्ट करेगी, तो जो बॉडी है, हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट मींस फीट, और अपर पार्ट होता है फीट से ऊपर का पार्ट, फुट से ऊपर का पार्ट। तो फुट जो है हमारे बॉडी के, वो बस के कांटेक्ट में आ जाते हैं। बस जैसे मूव करना स्टार्ट करेगी तो फुट भी बस के साथ में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन हमारा जो बॉडी का अपर पार्ट था वो कैसा था, रेस्ट में था, तो हमें पीछे हल्के से झटका लगेगा। इसीलिए जब बस आपकी स्टार्ट होती है और मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारी बॉडी को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक सडन जर्क लगता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर।
नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इट इज एन इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि सेम इसमें भी इनएबिलिटी शब्द आ रहा है, इसमें भी इनएबिलिटी शब्द आ रहा है और रेस्ट में भी वही शब्द आएगा। तो अपने हिसाब से मोशन की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। इसमें एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारा ये अच्छी तरह से और क्लियर हो जाए। अ बस और अ ट्रेन स्टॉप सडनली। अब जैसे पैसेंजर बस के अंदर बैठा था या ट्रेन में बैठा था, वो कंटिन्यूअसली मोशन में थी, तो हमारी बॉडी भी बस के साथ में किस में है? कांस्टेंट स्पीड में है या कांस्टेंट वेलोसिटी में है। लेकिन जो हमारे फुट है वो बस के साथ कांटेक्ट में है। जैसे ही बस आपकी एकदम से रुकती है, लेकिन बॉडी हमारी किस में थी? आपकी बॉडी किस में थी? आपकी बस के साथ वेलोसिटी में थी। तो वो और जो फुट थे वो हमारे बस के साथ कांटेक्ट में थे। तो जैसे ही बस एकदम से रुकेगी तो हमें आगे की साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में झटका, एक जर्क लगता है। लेकिन जो हमारे फुट थे वो हमारे किस में चले जाते हैं? बैकवर्ड में, और हमें आगे की साइड में झटका लगता है। तो इसीलिए जब बस आपकी स्टॉप होती है तो हमें मोशन, जो झटका है, वो आगे के डायरेक्शन में लगता है। A bus train stops suddenly. A person sitting inside tends to fall forward. This is because lower part of his body comes to rest. Lower part हमारे कम हो गए रेस्ट में, लेकिन upper part हमारा बॉडी का किस में था? वो बस के साथ में वेलोसिटी में था। Tends to continue its motion due to inertia of motion. Now we are taking the third, inertia of direction. It is defined as the inability of a body to change by itself its direction of motion. इसको हम ऐसे समझेंगे कि एक आपका कर्व रोड है और कर्व रोड पे हम कार ड्राइव कर रहे हैं और उसको राइट हैंड साइड में मोड़ देते हैं। कर्व रोड पे उसका कर्व मोड़ का जो कर्व है वो राइट कर्व में ही है, उसको राइट हैंड साइड पे हम ड्राइव करके मोड़ देते हैं गाड़ी को, कार को। तो जो उसके अंदर आपका पैसेंजर बैठा होगा उसको लेफ्ट डायरेक्शन में वो झुक जाएगा। ये आपने देखा होगा ऑब्वियसली। अगर वो कार आपकी लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ती है तो जो उसके अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है वो राइट हैंड साइड में चले जाता है। इसी को हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं और ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ही होता है। अब एक नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन हम लेते हैं, नेक्स्ट कांसेप्ट लेते हैं मोमेंटम। असली में मोमेंटम क्या होता है? एक्चुअल में जो मोमेंटम है, द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ मूविंग बॉडी, द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके अंदर कितना अमाउंट है मोशन का, उसी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। अब मोमेंटम को एक्चुअल में डिफाइन कैसे किया जाता है? मोमेंटम को हम p से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं मोमेंटम को? p से। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है मोमेंटम की? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये आपका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इसको हम मोमेंटम कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? आपका डायरेक्शन होता है मोमेंटम के अंदर। तो डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी आ रही है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। जब इसके अंदर डायरेक्शन है तो ये आपकी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन कैसे होगा? मोमेंटम का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी डायरेक्ट करती हो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब मोमेंटम की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? मास m, फॉर्मूला मोमेंटम का क्या? mv। मास की यूनिट क्या होती है? kg, और वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी। क्या हुई इसकी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें, ये तो एसआई में निकाली है हमने, अगर हम इसको सीजीएस में लें तो सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होगी? मास की सीजीएस में यूनिट क्या होती है आपकी? ग्राम। और सीजीएस में वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपकी सीजीएस में यूनिट आ गई और ये आपकी किस में थी? एसआई में, जो हमने इसके अंदर लिख दिया। अभी हमने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, P = mv। अब इधर ध्यान दो, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोमेंटम आपके किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द मोमेंटम डिपेंड। तो इसके अंदर हमारी दो क्वांटिटी आ रही है, एक क्वांटिटी तो हमारी ये आ रही मास, और एक क्वांटिटी हमारी दूसरी कौन सी आ रही है? आपकी वेलोसिटी। तो नेचुरली मोमेंटम विल डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम आपका दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहला फैक्टर आपका मास होगा और सेकंड फैक्टर आपका वेलोसिटी होगा। कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं हम इस फॉर्मूले के ऊपर। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी? किसी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा अगर उसके अंदर कंडीशंस दे रखी है? मास इज ट्वाइस
भाई इसके अंदर हमने मोमेंटम, आपका फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है। मास को डबल कर दिया तो नेचुरली मोमेंटम भी क्या हो गया आपका इसके अंदर, डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। तो मोमेंटम भी क्या हो गया इसके अंदर, ट्वाइस। नेक्स्ट में वेलोसिटी इज ट्वाइस, अगर वेलोसिटी को हम डबल कर देते हैं तो मोमेंटम भी कैसा हो जाएगा इसके अंदर, ट्वाइस हो जाएगा। सीधे सिंपल आंसर है इनके। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में सी पार्ट में बोथ मास एंड वेलोसिटी ट्वाइस, इसके अंदर मास भी आपका डबल है और वेलोसिटी भी डबल है, तो मोमेंटम कितना आ जाएगा आपका 4 टाइम्स। मोमेंटम कितना बन गया आपका 4 टाइम्स। ये ध्यान रखने की चीज है। अगर यहाँ पे मास ट्वाइस की जगह पे हाफ दे रखा होता तो मोमेंटम भी हाफ हो जाता, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे। आपका जो मोमेंटम है मास और वेलोसिटी के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका मोमेंटम भी इंक्रीज। अब इनके कुछ हम ग्राफ बना लेते हैं, कभी-कभी ग्राफ भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक को पूरा डिटेल में लेके चलते हैं। तो ग्राफ किस टाइप से बनाए जाते हैं, ग्राफ ले रहे हैं। इसके अंदर जो पहला ग्राफ है वो मास इज कांस्टेंट, इसके अंदर हमने मास को कांस्टेंट रख रखा है, ठीक है। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में। तो मोमेंटम हमने y एक्सिस पे ले ली, वेलोसिटी हमने x पे ले ली, और आपका जो स्लोप है, स्लोप आपका ये मास का बन जाएगा, दिस इज अ कांस्टेंट। तो आपका ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। व्हेन मास इज कांस्टेंट, जब मास कांस्टेंट होगा तो ग्राफ आपका ऐसा होगा, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। y एक्सिस में आपका मोमेंटम आ गया और x एक्सिस में क्या आ गया आपका मास आ गया। तो मोमेंटम का हमने सारा टॉपिक क्लियर कर दिया इसमें। उसे ग्राफ क्या है, एसआई यूनिट क्या है, डेफिनेशंस क्या है, क्या फैक्टर्स होते हैं, मास को डबल करने में मोमेंटम में क्या फर्क होगा, वेलोसिटी को डबल करने में मोमेंटम में क्या इफेक्ट होगा, और मास और वेलोसिटी दोनों को डबल कर दें तो मोमेंटम में क्या इफेक्ट होगा।